आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे तरीके से चल रही होगी। साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो झारखंड पुलिस कांस्टेबल 2024 में जो जीके जीएस पूछा जाता है उसी का प्रैक्टिस सेट नंबर 15 है। साथियों, इसके पहले हमने आप लोगों के लिए 14 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी करवा चुके हैं, तो आप लोग जाके वीडियो के माध्यम से अपनी तैयारी जान सकते हैं और आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 है, तीन मुख वाली ब्रह्मा विष्णु व महेश की मूर्ति जो त्रिमूर्ति के नाम से जानी जाती है गुफा में है, किस गुफा में है? कलवा, एलोरा, एलिफेंटा या अजंता? किस गुफा में है? साथियों, इस जीके जीएस प्रैक्टिस सेट में आपको 5 क्वेश्चन झारखंड पुलिस कांस्टेबल से भी मिलने वाले हैं। शुरुआत में नहीं है लेकिन बीच में क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए? कलवा, एलोरा, एलिफेंटा, अजंता? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा एलिफेंटा, ठीक है? एलिफेंटा की गुफा में तीन मुख वाली ब्रह्मा विष्णु व महेश की मूर्ति जो त्रिमूर्ति के नाम से जानी जाती है एलिफेंटा गुफा में है, ठीक है? प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की? कौन था प्रथम भारतीय शासक? राजराजा प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजाधिराज, कुलोत्तुंग प्रथम? कौन था? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा राजराजा प्रथम, ठीक है? राजराजा प्रथम भारतीय शासक था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की थी। जैक का गठन कब किया गया? बताइए, जैक का गठन कब किया गया? 1992, 1993, 1995, 1997? कब किया गया जैक का गठन? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1995 में किया गया था जैक का गठन, ठीक है? तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1995। झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल, जिसे जैक कहते हैं, झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल का गठन 9 अगस्त 1945 को किया गया था। सरहुल है, एक लोक नृत्य है, एक जनजाति है, एक आदिवासी देवता है, यह एक त्योहार है। क्या है सरहुल? बताइए। तो आपका जो राइट आंसर होगा एक त्योहार है। क्या है? एक त्योहार है सरहुल, ठीक है? करेक्ट आंसर आपका एक त्योहार है। सरहुल एक त्योहार है। इस त्योहार में गांव का पुजारी हर घर के छप्पर पर एक फूल रखता है, ठीक है? यही है सरहुल त्योहार। और इस त्योहार में गांव का जो पुजारी होता है हर घर में जा करके एक फूल रखता था छप्पर पर, ठीक है? पहले झोपड़ी छप्पर ही होते थे तो वहीं पर रखता था। दलमा अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? पूर्वी सिंहभूम में, पश्चिमी सिंहभूम में, कोडरमा में या लातेहार में? कहाँ पे है दलमा अभ्यारण्य? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा पूर्वी सिंहभूम में है, ठीक है? दलमा अभ्यारण्य जो कि झारखंड में है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान मुख्यतः किस जिले में अवस्थित है? लातेहार, कोडरमा, चतरा, इनमें से कोई नहीं। तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में अवस्थित है? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा लातेहार में, ठीक है? लातेहार में बेतला राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। किस मुगल कालीन पुस्तक में स्थानीय लोगों द्वारा शंख से हीरे प्राप्त करने के तरीके का वर्णन मिलता है? तुजुके जहांगीरी, बाबरनामा, आईने अकबरी, अकबरनामा? तो किस मुगल कालीन पुस्तक में मिलता है? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा तुजुके जहांगीरी, ठीक है? तुजुके जहांगीरी एक आत्मकथा है, ठीक है? एक आत्मकथा है जिसमें स्थानीय लोगों द्वारा शंख से हीरे प्राप्त करने के तरीके का वर्णन मिलता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा तुजुके जहांगीरी। तुजुके जहांगीरी एक आत्मकथा है जिसमें स्थानीय लोगों द्वारा शंख से हीरे प्राप्त करने के तरीके का वर्णन मिलता है, ठीक है? भारत में राष्ट्रवाद का पिता किसे माना जाता है? भारत में राष्ट्रवाद का पिता किसे माना जाता है? राजा राममोहन राय को, बाल गंगाधर तिलक को, महात्मा गांधी को या दादा भाई नौरोजी को? किसे माना जाता है भारत में राष्ट्रवाद का पिता? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा राजा राममोहन राय को, ठीक है? राजा राममोहन राय को माना जाता है भारत में राष्ट्रवाद का पिता, ठीक है? और अगर राजा राममोहन राय के जन्म की बात करें तो 22 मई, ठीक है, 22 मई 1772 में हुआ था। 22 मई 1772 में हुआ था, बंगाल प्रेसिडेंसी में, ठीक है?
राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 को बंगाल प्रेसिडेंसी में हुआ था। वे प्रसिद्ध समाज सुधारक थे। उन्होंने समाज में विद्यमान कुरीतियों को समाप्त करने के लिए कार्य किया। ठीक है। बाघ की गुफाएं किस काल की हैं? बाघ की गुफाएं किस काल की हैं? मौर्य काल की हैं, गुप्त काल की हैं, वर्धन काल की हैं या राजपूत काल की हैं? तो किस काल की हैं बाघ की गुफाएं? बताइए। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा गुप्त काल की हैं बाघ की गुफाएं। ठीक है। बाघ की जो गुफाएं हैं वो गुप्त काल की हैं, और जो धार जिले माने कि एमपी में है, जिला धार है, और स्टेट मध्य प्रदेश है, वहीं पे हैं बाघ की गुफाएं। ठीक है। एक चित्रित गुफाएं हैं। देखिए आपका जो राइट आंसर होगा गुप्त काल। बाघ की गुफाएं चित्रित गुफाएं जो धार जिले मध्य प्रदेश में है। मुद्रा राक्षस नाटक किससे संबंधित है? मौर्य नंदवंश, चंद्रगुप्त मौर्य ध्रुव देवी, अशोक के युद्ध, कोई नहीं। किससे संबंधित है मुद्रा राक्षस नाटक? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा चंद्रगुप्त मौर्य और ध्रुव देवी से संबंधित है मुद्रा राक्षस। ठीक है। और जो मुद्रा राक्षस है ना, ये नाटक जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य तिलक पर, किस पे? राज्य तिलक पर आधारित है। चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य तिलक पर आधारित है। और ये मुद्रा राक्षस लिखा किसने है? विशाख दत्त ने। ठीक है। विशाख दत्त ने लिखा है मुद्रा राक्षस। ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य और ध्रुव देवी। मुद्रा राक्षस चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य तिलक पर आधारित है, जो विशाख दत्त ने लिखा है। ठीक है। तंजौर, अहिनवाड़, धार और कन्नौज क्रमशः निम्नलिखित में से किस वंश की राजधानी थी? प्रतिहार, परमार, सोलंकी या चोल? चोल, सोलंकी, परमार या प्रतिहार? पांड्य, सोलंकी, प्रतिहार, चोल? चोल, परमार, प्रतिहार या सोलंकी? तो किस वंश की राजधानी थी ये तंजौर, अनहिलवाड़, धार और कन्नौज? क्रमशः दिया गया है, तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा चोल, सोलंकी, परमार और प्रतिहार। ठीक है। चोल वंश की जो राजधानी थी वो तंजौर थी, सोलंकी वंश की अनहिलवाड़ थी, और परमार वंश की धार थी, और प्रतिहार वंश की राजधानी कन्नौज हुआ करती थी। ठीक है। देखिए जो चोल राजा थे उनकी राजधानी तंजौर थी, और सोलंकी राजाओं की राजधानी अनहिलवाड़ थी, और प्रतिहार राजाओं की राजधानी कन्नौज, और परमार राजाओं की राजधानी धार थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है नंद वंश, नंद, सुंग, मौर्य, हरियंक राजाओं के समय का सही क्रम था? बताइए पहले कौन वंश था, फिर कौन वंश आया, यह सही क्रम आपको बताना है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा हरियंक, नंद, मौर्य और सुंग। ठीक है। ये पहले यही क्रम है, माने नंद, सुंग, मौर्य, हरियंक राजाओं के समय का सही क्रम। ठीक है। पहले हरियंक वंश, फिर नंद वंश, फिर मौर्य वंश, फिर सुंग वंश। आइए इन वंशों की हम समय सीमा भी जानते हैं। आपका जो राइट आंसर होगा वो हरियंक, नंद, मौर्य, सुंग। हरियंक वंश की जो समय सीमा है वो 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक थी, और नंद वंश की जो समय सीमा 345 ईसा पूर्व से 321 ईसा पूर्व थी। ठीक है। अभी ईसा पूर्व में चल रहे हैं, तो इसलिए जो सबसे ज़्यादा टाइम है, जैसे 544 से 412, तो ये पहले, और जो कम था वो बाद में। ईसवी में छोटे से बड़ा क्रम में जाता है, माने 1 2 3 जैसे गिनती होती है उसी हिसाब से होता है, लेकिन ईसा पूर्व में जस्ट उल्टा चलता है, 3 3 2 1 ऐसे। तो हरियंक वंश की जो समय सीमा है वो 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक थी। नंद वंश की जो समय सीमा 345 से 321 तक थी, और मौर्य वंश की जो समय सीमा थी 321 ईसा पूर्व से 187 ईसा पूर्व तक रही, और सुंग वंश की जो समय सीमा थी 187 से 75 यानी 75 ईसा पूर्व तक रही। ठीक है। तब जाके पहले हरियंक वंश रहा, फिर नंद वंश रहा, फिर मौर्य वंश, फिर सुंग वंश। ठीक है। तो ये थे आपके वंश के कार्यकाल। अगला क्वेश्चन है सरदार सरोवर परियोजना से कौन से राज्य लाभान्वित हो रहे हैं? गुजरात और राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। तो सरदार सरोवर परियोजना से कौन से राज्य लाभान्वित हो रहे हैं बताइए। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। ये 4 राज्य
लाभान्वित हो रहे हैं सरदार सरोवर परियोजना से? एक एमपी माने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। ठीक है, सरदार सरोवर बांध साथियों नर्मदा नदी पर स्थित है और यह बांध गुजरात में है। कहाँ पे? गुजरात राज्य में स्थित है। तो आपको जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। सरदार सरोवर बांध गुजरात में नर्मदा नदी पर स्थित है। इस बांध से गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान को पानी व विद्युत की प्राप्ति होती है। इसे वर्ष 2006 में कमीशन किया गया था। ठीक है, किसको? सरदार सरोवर बांध को। अरुणाचल प्रदेश के नामचिक और नामपुक क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध हैं? कोयला, तेल व प्राकृतिक तेल, बॉक्साइट या जिंक? किस लिए प्रसिद्ध हैं अरुणाचल प्रदेश के जो नामचिक और नामपुक क्षेत्र हैं? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा कोयला के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, नामचिक और नामपुक कोयला क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध हैं, जो कि अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में स्थित है। ये नामचिक और नामपुक चांगलांग जिले में स्थित हैं। ठीक है, नामपुक कोयला क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में स्थित हैं। ग्रैंड ट्रंक रोड दक्षिण एशिया की सबसे पुरानी व लंबी सड़कों में से एक है। यह किन देशों से होकर गुजरती है? भारत और बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश, भारत और भूटान। तो जो जीटी रोड है वो सबसे पुरानी व लंबी सड़कों में से एक है दक्षिण एशिया की। तो यह किन देशों से होकर गुजरती है ये आपको बताना है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश से होकर गुजरती है यह जीटी रोड। और जीटी रोड का निर्माण शेर शाह सूरी ने करवाया था। किसने? शेर शाह सूरी ने करवाया था। ठीक है, और अगर इस मार्ग की कुल लंबाई की बात करें तो लगभग 2500 किलोमीटर है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण शेर शाह सूरी ने करवाया था। इस मार्ग की कुल लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है। यह बांग्लादेश के चटगांव से शुरू होकर भारत में हावड़ा, दिल्ली और अमृतसर से होते हुए पाकिस्तान में लाहौर और पेशेवर तक जाती है। ठीक है, यह रोड माने जीटी रोड। हर 5 साल में राज्य के वित्तीय संबंधों के लिए क्या नियुक्त किया जाता है? वित्त आयोग, अंतर्राज्यीय आयोग, राष्ट्रीय आयोग, केंद्रीय आयोग? क्या नियुक्त किया जाता है हर 5 साल में? राज्य के वित्तीय संबंधों के लिए क्या नियुक्त किया जाता है? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा वित्त आयोग नियुक्त किया जाता है हर 5 साल में। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का जिक्र है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 280 में। पहला वित्त आयोग 1951 में अस्तित्व में आया था। इस आयोग को केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय संबंधों को परिभाषित करने के लिए किया गया था। ठीक है, भारत सरकार ने सरकारिया आयोग का गठन कब किया? कब किया भारत सरकार ने सरकारिया आयोग का गठन? 1981, 1982, 1983, 1984? कब किया? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1983 में किया। ठीक है, 1983 में भारत सरकार ने सरकारिया आयोग का गठन किया। भारत सरकार ने सरकारिया आयोग का गठन जून 1983 में केंद्र और राज्य सरकार के बीच संबंध और शक्ति के संतुलन की क्षमता की जांच के लिए किया। इसके अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस राजेंद्र सिंह सरकारिया थे। कौन थे? जस्टिस राजेंद्र सिंह सरकारिया। जबकि अन्य सदस्य श्री वी शिवरामन और डॉक्टर SR सेन थे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है? बताइए, नेपाल के जो पड़ोसी भारतीय राज्य हैं वो कौन है? तो सही वाले युग्म बताना है, इसमें गलत युग्म भी हैं। तो क्या सिक्किम और हरियाणा नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्य हैं, या सिक्किम या बिहार हैं, या असम और अरुणाचल प्रदेश हैं, या उत्तर प्रदेश जम्मू कश्मीर है? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा सिक्किम और बिहार। सिक्किम और बिहार नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्य हैं। ठीक है, देखिए जो नेपाल है, नेपाल यह भारत के 5 राज्य से अपनी सीमा साझा करता है। भारत के 5 राज्यों से सीमा साझा करता है। कौन कौन से? यूपी, उत्तराखंड, सिक्किम, बिहार, पश्चिम बंगाल। ठीक है, और ये 5 हो गए ना, एक यूपी हुआ, उत्तराखंड हुआ,
सिक्किम हुआ, बिहार हुआ और लास्ट में पश्चिम बंगाल हुआ। ठीक है, तो नेपाल देश के साथ भारत के 5 राज्य अपनी सीमा बनाते हैं। देखिए आपका आंसर जो होगा सिक्किम बिहार है। नेपाल देश के साथ भारत के 5 राज्य अपनी सीमा बनाते हैं, एक उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, बिहार और एक पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल। उत्तर प्रदेश राज्य के 7 जिले नेपाल देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। 5 राज्य बनाते हैं और 7 जिले बनाते हैं। यूपी के 7 जिले। ठीक है, यूपी के 7 जिले कौन कौन से हैं? पीलीभीत है, महाराजगंज है, बहराइच है, सिद्धार्थनगर है, लखीमपुर खीरी है और बलरामपुर है और श्रावस्ती है। ये 7 जिले हैं यूपी के जो नेपाल के बॉर्डर से टच करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विकल्पों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। क्या नाथुला अरुणाचल प्रदेश से या नाथुला दर्रा है अरुणाचल प्रदेश में है, या लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है, या रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, या पालघाट दर्रा केरल में है? क्या सुमेलित है? सही सुमेलित नहीं है। कौन सा एक में बताना है? तो देखिए आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा नाथुला अरुणाचल प्रदेश। नाथुला दर्रा आपका सिक्किम में है। कहाँ पे? सिक्किम में है, तो अरुणाचल प्रदेश नहीं होगा। तो यही युग्म आपका सुमेलित नहीं है। बाकी लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है और पालघाट दर्रा केरल में है। ठीक है, देखिए इधर प्रमुख दर्रे हैं और संबंधित राज्य हैं। नाथुला सिक्किम, ठीक है, नाथुला दर्रा सिक्किम में है, लिपुलेख उत्तराखंड में है, रोहतांग जो दर्रा है वो हिमाचल प्रदेश में है और पालघाट दर्रा केरल में है। ठीक है, बुद्ध को निम्न में से किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? कुशीनगर में, लुम्बिनी में, सारनाथ में या बोधगया में? तो किस स्थान पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा बोधगया में। कहाँ पे? बोधगया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, कौन सा स्थान है? बोधगया। तो बोधगया में बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोधगया में ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। कहाँ पे? सारनाथ में। इस घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, प्रथम उपदेश जो देते हैं उसी उपदेश को माने इस घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संगम साहित्य का कौन सा ग्रंथ तमिल व्याकरण से संबंधित है? बताइए, संगम साहित्य का कौन सा ग्रंथ तमिल व्याकरण से संबंधित है? ये संगम साहित्य के ग्रंथ हैं मणिमेखले, शिल्पाधिकारम, ठीक है, और तोल्काप्पियम, जीवक चिंतामणि। तो ये कुछ संगम साहित्य हैं और तमिल व्याकरण से संबंधित कौन है ये बताना है। तो आपका जो राइट आंसर होगा तोल्काप्पियम। ठीक है, तोल्काप्पियम यह संगम साहित्य का तोल्काप्पियम ग्रंथ तमिल व्याकरण से संबंधित है। ठीक है, संगम साहित्य का तोल्काप्पियम ग्रंथ तमिल व्याकरण से संबंधित है और तोल्काप्पियम ग्रंथ की रचना का श्रेय अगस्त्य ऋषि के शिष्य तोल्काप्पियर को दिया जाता है। ठीक है, अगस्त्य ऋषि के जो शिष्य हैं तोल्काप्पियर, उनको दिया जाता है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी, कहाँ थी? हम्पी में, मगध में, कांची में, कल्याणी में? कहाँ पे विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी? तो विजयनगर की जो राजधानी थी वो थी हम्पी में। ठीक है, कहाँ पे थी? हम्पी में। और विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी में थी। विजयनगर साम्राज्य जब आता है तो 2 भाई याद आते हैं, हरिहर और बुक्का। ठीक है, और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में करते हैं वही 2 भाई मिलकर, हरिहर और बुक्का। ठीक है, हरिहर और बुक्का 2 भाई मिलते हैं और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कर देते हैं 1336 ईस्वी में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना वर्ष 1336 में हरिहर तथा बुक्का भाइयों द्वारा की गई थी। ठीक है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? 1928 में, 1929 में, 1931 में या 1935 में? किस वर्ष हुआ था गांधी इरविन समझौता? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1931 में। ठीक है, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 में हुआ था। 1931 में, ठीक है, 5 मार्च 1931 में हुआ था और इस गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा समझौता? दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है।
ठीक है, दिल्ली समझौता के नाम से। और सरोजिनी नायडू ने इस समझौते को दो महात्माओं का मिलन कहा है। क्या कहा है? दो महात्माओं का मिलन कहा है सरोजिनी नायडू ने। ठीक है, तो 1931 में गांधी इरविन समझौता होता है 5 मार्च 1931 को, इसको दिल्ली समझौता भी कहते हैं। और सरोजिनी नायडू ने इस समझौते को दो महात्माओं का मिलन कहा था। वर्ष 1885 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी, व्योमेश चंद्र बनर्जी या दिनशा वांचा? कौन थे वर्ष 1885 ईस्वी में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे वो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अधिवेशन की तिथि थी वो 28 दिसंबर 1885 थी। कौन थी? 28 दिसंबर 1885। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का जो आयोजन स्थल था वो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, ग्वालियर टैंक, बम्बई। तो ग्वालियर टैंक बम्बई ज़्यादातर आंसर लोगों को पता है, लेकिन कौन सा कॉलेज था? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज था, ग्वालियर टैंक बम्बई में स्थित है। यहीं पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का आयोजन हुआ था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधियों ने प्रतिभाग किया था। कितने? 72 प्रतिनिधियों ने प्रतिभाग किया था। अगला क्वेश्चन है 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान में एक प्रस्तावना, कुल 395 अनुच्छेद, 22 भाग तथा अनुसूचियां थी। कितनी अनुसूचियां थी जब 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान में अंगीकृत किया गया था? ये सब सारी चीज़ें। तो उस समय अनुसूची कितनी थी? 6 थी, 7 थी, 8 थी या 9 थी? कितनी अनुसूची थी बताइए? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा 8 अनुसूचियां थी। कितनी? 8। आपका जो राइट आंसर होगा 8 अनुसूचियां थी। अब वर्तमान में कितनी है? 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, भारत के मूल संविधान में एक प्रस्तावना, कुल 395 अनुच्छेद, 22 भाग तथा 8 अनुसूचियां थी। कब? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को इतना चीज़ें थी। अब वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं और 395 अनुच्छेद से ज़्यादा, लगभग 465 प्लस अनुच्छेद हैं और लगभग, ठीक है, 12 टोटल 12 अनुसूचियां हैं। तो साथियों, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करके बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने स्कोर जरूर शेयर करिएगा। कमेंट करके बताइएगा, हमारे तक पहुंचाइएगा अपने स्कोर को कि हाँ आपने कितना इस 25 क्वेश्चन में कर पाए हैं, उसका कमेंट जरूर करिएगा। और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा इस वीडियो को, ताकि वो भी तैयारी कर सकें। तो साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए स्कोर के साथ।